तो आज हम देखने वाले हैं एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म ये क्या है? एक ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी है जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी। उसमें हमने कुछ इमरजेंसीज देखे थे, जैसे कि इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था वासा प्रीविया, जो कि एक ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी है। तो सेकेंड वन हमारी क्या इमरजेंसी है? ये है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, एएफ शॉर्ट में उसे कहा जाता है। तो ये क्या है? सबसे पहले ध्यान में रखना है कि एक ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका वासा प्रीविया का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में देख सकते हैं, वहां पे आपको लिंक मिल जाएंगी। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। तो सबसे पहले हम इस वर्ड का मीनिंग देखेंगे। फ्लूइड मतलब क्या, आप सबको पता होगा क्या है। तो ठीक है, एमनियोटिक मतलब क्या रहता है? कंबाइंडली हम अगर इसे देखेंगे तो ये क्या रहता है? एक लिक्विड रहता है जो कि प्रेजेंट रहता है यूटेरस में। जब कोई भी मदर जो है वो प्रेग्नेंट रहती है तो जो फिटस रहता है तो उसके बाजू में एक लिक्विड सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होता है। उस लिक्विड सब्सटेंस को हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये ज्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए। अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा हो गया तो उसे एक कंडीशन है, दैट इज द पॉलीहाइड्रामिनस, और ये कम हो गया तो और भी डेंजर है, दैट इज द ओलिगोहाइड्रामिनस। मतलब ये जो एडिक्वेट एमनियोटिक फ्लूइड चाहिए। अभी एमनियोटिक फ्लूइड क्या चाहिए, उसके भी फंक्शंस है, क्योंकि वो क्या करता है? बेबी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द फ्रिक्शन टू द एब्डोमिनल मसल्स ऑफ द मदर। मतलब ये जो ऊपर वाले मसल्स रहते हैं मदर्स के, उससे बेबी को फ्रिक्शन नहीं होगा, वो बेबी को प्रोटेक्ट करेगा। जो भी डे टू डे लाइफ में मदर एक्टिविटी करेंगी तो वो उसको बचाव करेगा, मतलब कोई हार्म नहीं पहुंचने देगा, तो प्रोटेक्ट करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो क्या करता है? जो फिटस रहता है अंदर उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म मीन्स व्हाट? अगर ये जो फ्लूइड है उसके कोई गठान बन जाए उसे हम कहते हैं एम्बोलिज्म। ठीक है, तो चलिए डिटेल में हम देखते हैं कि ये एग्जैक्टली कंडीशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? इट इज एन रेयर, मतलब हमें जो एमनियोटिक फ्लूइड की कंडीशन है ये ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। ये क्या है? रेयर कंडीशन है, बट सीरियस। क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड जो है एक रेयर बट सीरियस एक कंडीशन है। इसमें क्या होता है? इन विच amniotic fluid fetal material such as hairs enters in the maternal bloodstream। तो क्या है डेफिनेशन? इट इज एन रेयर, एक रेयर कंडीशन है, बट द सीरियस कंडीशन, बट इट इज ए सीरियस कंडीशन इन विच एमनियोटिक फ्लूइड। इसमें क्या हो रहा है कि एमनियोटिक फ्लूइड है, देन फिटल मटेरियल, जैसे कि फिटस के हेयर पकड़ लो, वो क्या हो जाते हैं? एंटर करते हैं इन द मैटरनल
ब्लड स्ट्रीम। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। सीधे सीधे ध्यान रखना है, एमनियोटिक फ्लूइड और फिटस के जो मटेरियल रहता है, जो कंटेंट रहता है, वो मदर के ब्लड स्ट्रीम में अगर एंटर्ड हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। तो होप यू आर क्लियर अबाउट द डेफिनेशन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे उसके कॉजेज। क्यों होता है ये जो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, ये क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले एडवांस मैटरनल एज। अगर जो मदर है उसकी एज जो है वो एडवांस है, एडवांस मतलब मोर देन 30 ईयर्स है, तो हमें पता है 30 ईयर्स के अबव अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है तो उसे हम हाई रिस्क मदर भी कहते हैं, हाई रिस्क मदर। क्योंकि जैसे जैसे किसी भी वुमेन की जो एज है वो बढ़ती है तो उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो धीरे धीरे वीक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो प्रॉपर प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं कर पाते, तो उसी वजह से हम उसको एक रिस्क हाई रिस्क मदर भी कहते हैं। तो अगर एडवांस मैटरनल एज है तो एडवांस मैटरनल एज में बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के। देन नेक्स्ट है प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। अभी हम देखेंगे कि प्रीवियस सी सेक्शन अगर हुआ है तो उससे कैसे होगा एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। तो हम सबको पता है जो हम एलएसीएस करते हैं, क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन और लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, तो उसमें जो यूटेरस है उसको इंसिजन दिया जाता है, सुचरिंग करते हैं। तो कभी कभी उस सुचर से क्या होता है, जो फिटस का मटेरियल है, ब्लड फिटर का जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है और फिटस का जो कंटेंट है वो वहां से लीक होके मदर के ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। सो दैट्स व्हाई अगर प्रीवियस सी सेक्शन हुआ है तो उस केस में भी एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के चांसेस रहते। देन नेक्स्ट इज व्हाट, पॉलीहाइड्रामिनस। पॉलीहाइड्रामिनस मतलब क्या रहता है? पॉली मतलब क्या? एक्सेसिव। हाइड्रामिनस मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है उसे हम कहते हैं मतलब हाइड्रामिनस। अगर पॉलीहाइड्रामिनस मतलब एक्सेसिव अगर एमनियोटिक फ्लूइड हुआ है तो वो वहां से लीक होके मदर के ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा। तो दैट्स व्हाई थर्ड रीजन क्या है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का? पॉलीहाइड्रामिनस। देन नेक्स्ट इज व्हाट, प्लेसेंटा प्रीविया। और एब्रप्शियो प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा प्रीविया सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या है। तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या रहता है? इसमें जो प्लेसेंटा यूजुअली ऊपर के साइड में इम्प्लांट होना चाहिए, तो इस प्लेसेंटा प्रीविया के कंडीशन में क्या रहता है, जो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन है वो लोअर सेगमेंट में रहता है। तो इस लोअर सेगमेंट में अगर प्लेसेंटा का सिचुएशन है, इम्प्लांटेशन है, तो वहां से वो जल्दी से छूटने के चांसेस रहते हैं। नहीं तो सर्विक्स को क्रॉस कर सकता है, नहीं तो सर्विक्स के ऊपर से नीचे भी जा सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि प्लेसेंटा के साथ में ही जो फिटस का ब्लड और जो भी कंटेंट है जैसे कि एमनियोटिक फ्लूइड ले कुछ भी, वो क्या होता है मदर के ब्लड स्ट्रीम में एंटर्ड होने के चांसेस रहते हैं। सो दिस इज व्हाट द प्लेसेंटा प्रीविया। देन एब्रप्शियो प्लेसेंटा। एब्रप्शियो प्लेसेंटा में क्या रहता है, जो प्लेसेंटा ऊपर के साइड में ही अटैच रहता है, उसका इम्प्लांटेशन जो रहता है वो अपर सेगमेंट में ही रहता है, लेकिन वो
प्रीमैच्योरली सेपरेट हो जाता है। प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, दैट इज व्हाट एब्रप्शियो प्लेसेंटा, मतलब टाइम से पहले प्लेसेंटा छूट जाएगा और नीचे चला जाएगा, साथ में ही जो भी एमनियोटिक फ्लूइड है, फिटस का कंटेंट है, वो भी लेते जाएगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रप्शियो प्लेसेंटा की वजह से भी क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के चांसेस वहां पे बने रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा कॉज है, नेक्स्ट हमारा कॉज है एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस, अभी ये देखो, ये फिटस, एमनियोसिंथेसिस जो है एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में क्या होता है, हम क्या करते हैं, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, ये एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है उसका हम सैंपल लेते हैं थ्रू द इंजेक्शन। इसका एक एमनियोटिक फ्लूइड का हम सैंपल लेते हैं, उसे निकाल लेते हैं। किसके लिए निकालते हैं, अगर हमें कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करना है, जैसे कि कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी है क्या, कोई जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी है क्या, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम एमनियोसिंथेसिस की जो प्रोसीजर है वो करते हैं। तो इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, एब्डोमेन के थ्रू, मतलब हम जो भी यूएसजी के गाइडेंस के थ्रू क्या करते हैं, निडल जो है वो अंदर इंसर्ट करते हैं थ्रू द एब्डोमेन, एमनियोटिक फ्लूइड के वहां तक हम लेके जाते हैं और एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसको हम निकालते हैं। तो ये प्रोसीजर करते समय यहाँ पे रप्चर होने के चांसेस रहते हैं। मेम्ब्रेन रप्चर होने की वजह से वहां पे जो भी मदर का, जो भी फिटस का ब्लड है और एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या करेगा, यहाँ से निकल के मदर के जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें एंटर करेगा। सो दिस इज व्हाट द एमनियोसिंथेसिस, और उसके वजह से होने वाला है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। सो देन नेक्स्ट हमारा कॉज क्या है, इक्लाम्शिया। इक्लाम्शिया, तो इक्लाम्शिया में क्या होता है, क्यों होता है इक्लाम्शिया, अगर हमने प्री इक्लाम्शिया को ट्रीट नहीं किया टाइम पे, अगर हमने प्री इक्लाम्शिया को टाइम पे ट्रीट नहीं किया, प्री इक्लाम्शिया क्या रहता है, इसमें जो ब्लड प्रेशर है वो बड़ा रहता है, तो उसे हम कहते हैं इंक्रीज द ब्लड प्रेशर रहता है 28th वीक्स ऑफ जेस्टेशन, मतलब प्रेगनेंसी के 20th वीक के बाद ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, साथ में प्रोटीन यूरिया दिखता है, साथ में ही एडिमा दिखता है। तो ये सब सिम्टम्स है प्री इक्लाम्शिया के। तो ये सिम्टम्स दिखने के बाद हमें जल्दी से जल्दी इसको ट्रीट करना है। अगर हमने प्री इक्लाम्शिया को टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो उसके वजह से यहाँ पे होगा इक्लाम्शिया। इक्लाम्शिया में क्या होगा, जो मदर है उसको लेबर के टाइम में सीजर्स आएंगे, झटके आएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका यूटेरस रप्चर हो सकता है, मेम्ब्रेन्स रप्चर हो सकते हैं, और ये सब होने के बाद वहां पे जो फिटस का अंदर का मटेरियल है वो मदर के ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकता है। सो दैट्स व्हाई इक्लाम्शिया की वजह से भी एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो सकता है। सो क्लियर। देन हमने देखा है एडवांस मैटरनल एज प्रीवियस सी सेक्शन की वजह से क्यों हो रहा है, पॉलीहाइड्रामिनस की वजह से कैसे हो रहा है, प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से कैसे हो रहा है, एमनियोसिंथेसिस की वजह से क्या कैसे हो रहा है, और इक्लाम्शिया। देन नेक्स्ट है मेम्ब्रेन रप्चर। रप्चर्ड मेम्ब्रेन, अगर किसी भी रीजन से वहां पे अगर यूटेरस की अगर मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो गई, ये यूटेरस से एग्जांपल ले लो, ये यूटेरस की अभी ये मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो गई तो वहां से क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड निकल के बाहर आ जाएगा, मदर के ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर देगा। तो ये सब हमारे कॉजेज रहे हैं, इटियोलॉजी रही है कि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म जो है वो क्यों हो रहा है। तो क्लियर है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के कॉजेज। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे साइंस एंड सिम्टम्स। तो साइंस एंड सिम्टम्स में हमें क्या दिखेगा,
excess of fluid accumulation in the lungs. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो भी एमनियोटिक फ्लूइड है वो, ये एमनियोटिक फ्लूइड है, ये निकल के बाहर आ रहा है, मदर के ब्लड स्ट्रीम में एंटर्ड हो रहा है, तो धीरे धीरे मदर के ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो लंग्स तक जाएगा। लंग्स तक गया तो हमें वहां पे क्या दिखेगा, लंग्स में बहुत ज्यादा फ्लूइड भरा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा हुआ एक्सेस ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द लंग्स। अगर लंग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ तो मदर को सांस लेने में दिक्कत होगी, दैट मीन्स व्हाट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और वी कैन से द ब्रीदिंग डिफिकल्टी आल्सो। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अभी मदर को ये फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रही है। देन उसके वजह से उसको क्या होगा, सडन ब्लड लॉस हो जाएगा। मतलब जो भी ब्लड प्रेशर है वो सडनली हमें वहां पे लो देखने को मिलेगा। सबसे पहले फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया, उसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गई, देन ब्लड जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो सडनली वहां पे लॉस हो जाएगा। सडन सर्कुलेटरी फेलियर, मतलब क्या होगा, अगर जो भी फ्लूइड है वो लंग्स तक जाएगा तो धीरे धीरे पूरे बॉडी के वेन्स में वो सब इधर फैल जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सर्कुलेशन है वो फेल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ सडन सर्कुलेशन फेलियर। देन नेक्स्ट, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। अभी क्या हो रहा है, सर्कुलेशन फेल हो जाएगा मदर का, तो उसके वजह से उसका मेंटल स्टेटस जो है वो भी अल्टर्ड हो जाएगा। उसको समझेगा नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी कुछ चीजों को। तो दैट्स व्हाई दैट इज द सडन मेंटल स्टेटस। अभी नोशिया एंड वोमिटिंग होगी उसको, बहुत ज्यादा वोमिशियस फील हो जाएगा और वहां पे उसे नोशिया एंड वोमिटिंग चालू हो जाएगी। तो वहां पे चिल्स लगेगी, ठंडी लगनी चालू हो जाएगी, रैपिड पल्स रेट, देन उसके जो पल्स रेट है वो इंक्रीज हो जाएंगे, देन उसको सीजर्स आएंगे, मतलब उसको झटके आएंगे, देन कोमा, और वो कोमा में चली जाएंगी। तो ये क्या है, दिस इज व्हाट द सिम्टम्स ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। अगर लंग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ तो उसकी वजह से वहां पे उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाएगी, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो लॉस हो जाएगा, ब्लड लॉस हो जाएगा, ब्लड बीपी यहाँ पे लॉस होगा, ब्लड प्रेशर लॉस हो जाएगा, देन सडन सर्कुलेटरी फेलियर हो जाएगा, मेंटल स्टेटस उसका अल्टर्ड होगा, उसको नोशिया, वोमिटिंग, चिल्स फील होगी, पल्स रेट बढ़ जाएंगे, देन उसको सीजर्स आएंगे और वो कोमा में चली जाएंगी। तो this is what the sign and symptoms of the amniotic fluid embolism. Then next is diagnosis. तो हमें कैसे पता चलेगा एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, तो उसके लिए हमें सीटी स्कैन करना पड़ेगा। मदर के लंग्स सीटी स्कैन करने की वजह से हमें पता चल जाएगा कि वहां पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा। स्पेशली हम वहां पे लंग स्कैन करेंगे, तो लंग स्कैन में हमें क्लियर हो जाएगा कि वहां पे एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हुआ है। देन नेक्स्ट इज व्हाट, अभी हमको कंफर्मेशन हो गया कि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है या नहीं है डायग्नोसिस करके, तो हम अब वहां पे मैनेज कैसे करेंगे। हम नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट, एज अ नर्स हमें वहां पे क्या,
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इमीडिएट ट्रीटमेंट शुरू करनी है, इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अगर मदर को ब्रीदिंग डिफिकल्टी है तो हम वहां पे ऑक्सीजन देंगे, गिव ऑक्सीजन बाय फेस मास्क। फेस मास्क के थ्रू हमें यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। देन मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, मेंटेन ब्लड वॉल्यूम बाय आईवी इन्फ्यूजन। वहां पे हमें क्या करना है, उसका ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूसली वहां पे हमें आईवी इन्फ्यूजन देना है, और वहां पे हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस वहां पे हो रहा है तो हम वहां पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके भी मदर का जो ब्लड वॉल्यूम है वो हम मेंटेन कर सकते हैं। देन मॉनिटर मदर्स वाइटल साइन। मदर के हमें वहां पे वाइटल साइन मॉनिटर करने हैं, आइदर शी इज नॉर्मल और नॉट। वाइटल साइन में हमें पता है क्या क्या लेते हैं हम, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, देन हमें क्या करना है, मॉनिटर फीटल हार्ट साउंड। फीटल हार्ट साउंड भी हमें मॉनिटर करने हैं, आइदर द फीटल इज वेल और गुड। देन डिलीवर द फीटस एज सुन एज पॉसिबल। अगर फीटस जो है वो टोटली मैच्योर्ड है और वो सर्वाइव कर सकता है तो हमें जल्द से जल्द फीटस को वहां से डिलीवर्ड कर देना है। तो दिस इज व्हाट द नर्सिंग मैनेजमेंट। एज अ नर्स ये हमारे वहां पे रोल है, हमें क्या क्या करना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक क्लियर हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। इसमें हमने देखी डेफिनेशन, देन इसके कॉजेज देखे, डायग्नोसिस देखिए और नर्सिंग मैनेजमेंट देखिए। सो होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड अबाउट द एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। थैंक यू।